टीवी बिहार के स्पेशल शो रूबरू में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, बिहार में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कुल 24 सीटों पर वोट भी पड़ चुके हैं और आने वाली 25 मई को बिहार की कुल 8 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं, जिनमें कि गोपालगंज भी एक महत्वपूर्ण सीट है। तो आइए आज गोपालगंज सीट का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि वहां की क्या स्थिति है और चुनाव के कुछ दिन पहले वहां के लोग किसके प्रति ज्यादा आकर्षित है। सबसे पहले कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको बता दें कि वीआईपी से प्रेमनाथ चंचल है, तो वहीं जदयू से आलोक सुमन जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आज इस सीट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अखिलानंद मिश्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आफजा जी। सर, क्या लगता है कि गोपालगंज में अभी की क्या स्थिति है, किसके प्रति लोगों का ज्यादा झुकाव है? झुकाव अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो वर्तमान सांसद जो है डॉक्टर आलोक सुमन के प्रति लोगों में आक्रोश है, इसलिए कि उन्होंने 5 साल क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया है, विकास का आंकड़ा पेश नहीं कर रहे हैं। वैसे उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में बहुत काम किया है, लेकिन मोदी के नाम पर लोग कह रहे हैं कि अगर आलोक कुमार सुमन ने काम नहीं किया है या नहीं लोगों के घर गए हैं, नहीं दुख सुख में साथ दिए हैं, उसके बाद भी मोदी को लोग देखकर मोदी के प्रति लोग वोट करने के लिए तैयार है। क्या वैसे तो हमेशा से एनडीए का गढ़ रहा है गोपालगंज में एनडीए काफी मजबूत भी है, तो लगता है कि इस बार भी वही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? यहाँ एनडीए बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए कि भाजपा के अंदरूनी मामला जो है वह सामने भी आ रहा है। भाजपा के बहुत जो दिग्गज नेता हैं यहाँ नहीं है, वह बक्सर चले गए हैं या फिर मोतिहारी चले गए हैं। लेकिन एनडीए जो है, जो यहाँ जो खुलकर विवाद सामने है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने विकास किया है, देश का विकास किया है, 5 किलो राशन दिया है और देश का विकास किया, जिसको लेकर मोदी को इस बार वोट देने के लिए उन्होंने मूड बना लिया है। सर, इस बार इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन, उनके तरफ से कैंडिडेट का बदलाव किया गया है, थोड़ा सा समीकरण बदला गया है, तो क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा महागठबंधन को? देखिए, गठबंधन का अगर आंकड़ा देखा जाए तो वो महागठबंधन का आंकड़ा अगर देखा जाए तो चंचल जो है वह भारी पड़ रहा है, लेकिन उनके पीछे वोट कलेक्शन का क्षमता नहीं है। ये नया युवा लड़का है यहाँ। अगर यादव का देखा जाए, मुसलमान का देखा जाए, अगर मलाह का देखा जाए तो अच्छा वोट है। अगर वो केवल अगर उनके पार्टी के लोग या यहाँ कार्यकर्ता अगर उसको समेट लेते हैं वोट तो चौंकाने का पैमाना हो सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने 6 विधानसभा में लगातार धुआंधार उन्हें बैटिंग किया है, लोगों से अपील किया है, लोगों से बताया कि भाई हम मुझे वोट दीजिए, मैं बेरोजगारी दूर करूंगा, गोपालगंज मेरा घर है, मेरे प्रतिष्ठा को आप रखिए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन जो है वह मतदाताओं के पास जा नहीं पा रहा है, वह ले नहीं पा रहा है, वो अपना वोट कलेक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसका नतीजा है कि लोग उसके प्रति अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं। सर, मुस्लिमों की आबादी यहाँ 14% है, यादव भी यहाँ लगभग 13% के आसपास है, तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा होगा। बाकी सीटों पर भी ऐसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव और राजद को ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो कहाँ चूक रह गई है कि मुस्लिम और यादव जो है इस क्षेत्र में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? आपजा, मैं बता दूं कि यहाँ सुरक्षित क्षेत्र है, ये गोपालगंज जो है सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ लोगों के मन में वोट के प्रति बहुत रुझान नहीं है, इसलिए कि दोनों कैंडिडेट एक ही बिरादरी के हैं और बहुत एक्टिव नहीं है। उनको लग रहा है कि आखिर वोट कहाँ जाएगा, आखिर वोट लोग किसको देंगे, इसलिए बहुत यहाँ मारामारी और बहुत उत्साह नहीं है। लेकिन प्रशासन लगातार वोट बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन दोनों प्रत्याशी के प्रति लोगों को बहुत आकर्षण नहीं है। इसलिए एक नया प्रत्याशी है जिसका लोग नाम भी नहीं जानते हैं, उसका चेहरा भी नहीं जानते हैं। दूसरा प्रत्याशी है कि ये 5 साल में किसी गाँव में गए नहीं, किसी से बात नहीं किए, किसी के साथ उठा बैठक नहीं हुआ, इसको लेकर दोनों एक ही समानांतर लोग लगा रहे हैं कि दोनों एक ही प्रत्याशी है, एक ही तरह के प्रत्याशी है। इसलिए बहुत उसमें मारा काटी और बहुत हंगामा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और फिलहाल वो गोपालगंज में भी गए थे, वहां पे गोरिया कोठी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तो क्या लगता है कि उनके आने से यहाँ पर क्या अब एनडीए मजबूत हो पाएगा? मतलब उनके आने के बाद से लोगों में थोड़ा बहुत रुझान एनडीए की तरफ दिखाई दे रहा है? मोदी के नाम पर ही वोट यहाँ पड़ रहा है, यहाँ आलोक कुमार सुमन के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि छोड़िए, आलोक कुमार सुमन को कौन देखता है, उनसे कौन पूछता है, कौन 5 साल उन्होंने हमारा विकास किया।
लेकिन मोदी के नाम पर यहाँ लोग वोट दे रहे हैं। या सवर्ण हो या नीचे के लोग हों या अति पिछड़ा के लोग हैं, वो मोदी के नाम पर एनडीए को वोट देने के लिए तैयार है। सर, यहाँ पे जातीय समीकरण कितना ज्यादा प्रभावी रहेगा? ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो वो लोग किसको वोट करने के मूड में नजर आ रहे हैं? इस बार आपको चौंकाना प्रमाण आएगा गोपालगंज से पूरे देश में। हमको लगता है कि नोटा एक नंबर पर जाएगा। इसलिए जो सवर्ण जो लोग हैं, उनका कहना है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम नोटा पर देंगे वोट। अगर परसेंटेज वोट पड़ता है तो ज्यादा फरोड़ का वोट नोटा पर जाएगा। इससे लगता है कि इस बार हमारा जो आंकड़ा बता रहा है, जो हम लोग से बात कर रहे हैं, लोग बता रहा है कि नोटा ही हमारा सबसे है। ये सरकार जान ले या प्रधानमंत्री जान ले कि ये दोनों कैंडिडेट यहाँ के उचित नहीं है, इसलिए नोटा पर लोग मूड बना रहे हैं वोट देने के लिए। तो क्या माना जाए कि यहाँ की स्थिति दोनों में कांटे की टक्कर है या फिर नहीं है, या फिर किसी एक को तो आगे निकलना ही होगा? तो इसमें थोड़ा भी बहुत ज्यादा किसका लग रहा है कि कौन किससे आगे निकल सकता है? देखिए, आपको बता दें कि पिछले 2019 में चुनाव जो हुआ था, 5 लाख वोट से आलोक कुमार सुमन की जीत हुई थी। लेकिन इस बार नहीं लगता है। कांटे की लड़ाई तो नहीं कहा जाता है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा जीत हार का। इसलिए कि लोगों में उत्साह नहीं है, इसलिए यहाँ मार्जिन बहुत कम रहेगा। कम मार्जिन से ही एनडीए की जीत होगी यहाँ। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आखिर जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि लोगों में उत्साह की काफी ज्यादा कमी है, तो ऐसे कौन सी वजह है? क्या क्या आपके क्षेत्र में कमियां हैं या विकास नहीं हो पाया है कि लोग इतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि देखिए, गोपालगंज 3 चीज से समस्या से ग्रसित है: गन्ना, गंडक और गुंडा। तो गुंडा पर तो कम से कम राहत पा लिया गया है, लेकिन गन्ना और गंडक जो है आज भी यहाँ की मूल समस्या बना हुआ है। यहाँ साल में 3 माह बाढ़ से लोग घिरे रहते हैं। गंडक नदी के कटाव से लोग, हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। लेकिन आज तक कोई 4-4 सांसद हुए, आज तक उन्होंने विस्थापित के लिए कोई काम नहीं किया। उनका कोई पक्का मकान नहीं बन पाया। यहाँ 3 चीनी मिल थी, 2 चीनी मिल बंद हो गई। 1 चीनी मिल चल रहा, 2 चीनी मिल चल रहा, 2 बंद हो गया। एक शराब फैक्ट्री थी, वो बंद हो गया। बेरोजगारी यहाँ बड़ी समस्या है। गंडक के कटाव से लोग परेशान हैं, जिसके लिए पलायन ज्यादा है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये 4-4, 20-20 साल से देखा जा रहा है, जब चुनाव आता है तो विकास की बात करते हैं, गणना की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये 5 साल ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। ये लोग थक हार के अब चाह रहे हैं कि जो जीते जीते। अब इसलिए ज्यादा उत्साह नहीं है। किसी गांव पर, किसी मतदान केंद्र पर बहुत उत्साह नहीं देखा जा रहा है। सर, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी गोपालगंज से जो खबरें आ रही है, हमने अखिलानंद मिश्रा जी से बातचीत की और जैसा कि वो बता रहे हैं कि गोपालगंज में लोगों के मन में वोट देने को लेकर उत्साह ही नहीं नजर आ रहा है। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, लोगों का झुकाव दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत ही कम नजर आ रहा है। और इसके पीछे वजह भी है, वहां पे गंडक का कटाव होता है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पिछले सांसद हैं आलोक सुमन, उन्होंने उतना अच्छा अपना प्रदर्शन नहीं किया है, जिसकी वजह से लोग काफी नाराज हैं। फिर भी उनको जो कुछ वोट पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी से जिस कैंडिडेट को उतारा गया है वो काफी नए चेहरे हैं और इसलिए लोग उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में वहां की जो अभी स्थिति है और खबरें सामने आ रही है वह यही है कि वहां पे सबसे ज्यादा नोटा पर ही लोग वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए 25 तारीख को क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि गोपालगंज की अभी क्या स्थिति है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आज के इस खास प्रोग्राम रूबरू में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।